औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज मुरखा 7 जून सन 2021। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाफज़ल रब्बी आज हम अपने इस मौजू को कंप्लीट करते हैं जो कि हमने पढ़ा था, कम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। थोड़ा सा रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। साबका दर्स में बताया था कि इंतहाई अहम सवाल है, बार बार तकरीबन हर इम्तिहान में पूछा जाता है और उसका जो स्टाइल होता है क्वेश्चन पूछने का, एग्जामिनर इसमें मुख्तलिफ हो सकता है, मुख्तलिफ तरीके से सवाल पूछता है एग्जामिनर। अब इसमें आप लोग देख लें आर्टिकल 3 को और 17 को। जैसा कि डेफिनेशन में आप लोगों को अब पता है क्या इसका जो तरीक़ाकार है ना इम्तिहान को, क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने का, वेरी सिंपल। सबसे पहले आप डेफिनेशन पोर्शन पर आ जाएं, एविडेंस की डेफिनेशन लिख दें जो कानून शहादत आर्डर में दी गई है, विटनेस की डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद फिर आप आ जाएं इसकी जो प्रोविजन है। अब देखें आर्टिकल 3 पर आप आ जाएं। सबसे पहले अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस पर, अब इसमें इसका जो जनरल रूल था आप ये नोट्स बना लें, उसमें पॉइंट्स वगैरह, बल्कि जो स्टूडेंट अक्सर मुझे आप लोग भेजते भी रहते हैं, बेटा ये पॉइंट्स आप बना लें, पॉइंट्स के हिसाब से आप लोगों ने फिर अपना टेस्ट खुद ही लेना है, बल्कि क्वेश्चन आप खुद हल कर लें ये वाला, फिर आप मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूँगा कि इसमें कोई अगर खामी कोताही है या कमी बेशी, वो इंशाल्लाह ताला पूरी कर लेंगे। बेटा आप इसको देखें आर्टिकल 3 को, पहले भी बताया था, अब आज हम थोड़ा सा ज़रा तेज़ स्पीड के साथ आगे चलेंगे। अब इसका एक यार्ड स्टिक रूल, जनरल रूल देख लें। विटनेसेस के बारे में बैकग्राउंड हिस्ट्री बताई थी, बेटा जहां ट्रायल होगा, सिविल, क्रिमिनल या कोई भी केस जहां ट्रायल होगा, जहां पॉइंट इन कंट्रोवर्सी है ना, पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, उसमें गवाह की शहादत आएगी। अब गवाह की शहादत आएगी, गवाहों की अक़साम पहले भी देखी थी, आज अब अभी हम मुकम्मल करते हैं। फिटनेस कौन है वो तो बाद में देखते हैं, पहले आप देख लें उसकी कम्पिटेंसी। जनरल रूल यही है कि ऑल पर्सन्स शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कि तमाम लोग शहादत देने के अहल हैं। बेटा क्योंकि पहले भी बताया था, पीपीसी में बताया गया है कि ह्यूमन, इंसान से क्या मुराद है, इंसान से मुराद एक आपको एक जनरली फिलासफिकल डिस्कशन अगर हम लेते हैं, देखते हैं, इंसान है जिस बच्चे की पैदाइश अभी हुई है, जिसकी उम्र 1 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है या 10 सेकंड है, वो जिंदा पैदा हुआ तो वो बेटा इंसान की डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद फिर आप इसको मज़ीद फर्दर एलेबोरेट करते हैं। तमाम अशखास शहादत देने के अहल हैं, काबिल हैं, लेकिन एक कदगन लगाया गया। बेटा क्या कदगन लगाया गया है कि वो अक्ल सलीम के मुताबिक रैशनल आंसर्स नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते, देखें ना, गवाह अगर रैशनल आंसर नहीं दे सकता तो वो कम्पिटेंट विटनेस नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ क्या है कि रैशनल आंसर्स देने चाहिए। अब इसमें बेटा रीजंस देख, ये बता दी गई हैं। रीजंस क्या हैं? टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, बच्चे की शहादत वो हम आगे देखते हैं। बूढ़ा इंसान है, औरत है या मर्द है, बूढ़ा है, उस पर फिर अदालत ने गौर करना है कि इसकी देखने की, सुनने की अहलियत क्या है, क्या ये गवाह है कि जो हालात व वाक़यात को, फैक्ट्स को परसीव कर सके। डिजीज़, बीमारी बेटा कोई भी हो सकती है, जैसे आप लोगों को बताया मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, या कोई ऐसी बीमारी है जिससे अदालत के लिए ये हो एक पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, क्या
कि क्या ये गवाह काबिल है बीमारी के बावजूद भी। बेटा ये आ गया। फिर आप लोगों को बताया था कि जिस शख्स को परजरी क्या होती है बेटा, होती है कि अगर अदालत में झूठी शहादत दी जाए, उसकी बिना पर अदालत किसी मुल्जिम को सज़ा कर दे तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। लेकिन इसके लिए एक मज़ीद एक रियायत पैदा कर दी गई है। वो क्या कि अगर अदालत मुतमईन हो गई है कि ये इंसान अब ठीक हो गया है, अब ये साहिब किरदार बन गया है, तो फिर अदालत उसकी शहादत ले सकती है। बेटा ये हो गया इसका पहला असूल। अब दूसरा आप गौर से देख लें। अब जो गवाह की अहलियत है वो कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में जो रिक्वायरमेंट बयान कर दी गई हैं, उसकी रोशनी में गवाह की अहलियत को देखा जाएगा। अब देखें ना, पहले हमारा एविडेंस एक्ट था, उसके बाद फिर इसे कानून शहादत आर्डर में चेंज कर दिया गया। अब जो पाकिस्तान में शहादत से मुतल्लिक जो कानून है उसे हम कहते हैं कानून शहादत आर्डर 1984। अब इसमें अमेंडमेंट की गई, जो शरिया के मुताबिक, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक गवाह का तकाजा है, या इसमें कुछ दीगर चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ हम देखेंगे, उनको बेटा इसमें इंसल्ट कर दिया गया। अब ल्यूनेटिक का आपको पहले बताया था। अब बेटा आ जाएं 17 पर, कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। कॉम्पिटेंसी आपको बता दी और नंबर ऑफ विटनेसेस, दो चीज़ें अब इसमें आप देख लें बेटा, हदूद लॉ और एनी अदर स्पेशल लॉ। अब देखें ना, जनरल रूल क्या है कि जी शहादत देनी है किसी भी केस में, जितने भी गवाह आ जाएं। लेकिन नंबर ऑफ विटनेसेस पर हम कहाँ रुकेंगे या कहाँ इतराज़ आ सकता है बेटा। अब जो हमारे पास हदूद लाज है ना, हद है, प्रॉपर्टी है, जिना से मुतल्का है, कज़फ से मुतल्का है, ये हमारे हदूद लाज हैं। उनमें जो गवाहों की तादाद लिखी गई है, जो क्राइटेरिया लिखा गया है, अदालत ने उस पर अमल करना है। अब एक और बेटा, आप एक जनरल कंसेप्ट जहन में रख लें हमेशा के लिए, यकीनन आप लोगों के जहन में आएगा। अब आप लोग ये देखें कि पाकिस्तान पिनल कोड, जनरली मैं आप लोगों को बेटा बता रहा हूँ, 376 है हमारा, रेप को डील करता है, सज़ा बयान की गई है रेप की, जिना आप कह सकते हैं। अब इसके पैरेलल हमारे पास जिना हद का भी कानून मौजूद है। अब देखें, कानून हैं दो, पाकिस्तान पिनल कोड और हद। अब शायद आप लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर हद में FIR क्यों नहीं होती, PPC में क्यों होती है। वो फिर इंशाअल्लाह ताला तफसील बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त बेटा आप जहन में यही रख लें, एक जनरल रूल के हदूद लाज अमूमन नॉर्मली, अब एप्लीकेबल, इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो तो एग्जेक्टिव गवर्नमेंट के पास है, एग्जेक्टिव ने इम्प्लीमेंट करना है ना, लाज को हदूद की तरफ नहीं जाते, PPC के तहत FIR हो जाती है। अब इसमें जो नंबर ऑफ विटनेसेस या कॉम्पिटेंसी को आप देख लें, अब इस पर यह है कि जो विक्टिम है, सिंगल खातून भी एक कॉम्पिटेंट गवाह है, वो खुद अगर शहादत में आ जाती है विटनेस बॉक्स में, शी इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस, अगर corroboration कर देती है, सिर्फ उसकी सोल स्टेटमेंट पर भी सज़ा हो सकती है और सज़ा होती है। अब इसमें आप लोग फिर सोचेंगे, दोबारा जहन में शायद आएगा कि जी जिना के लिए तो 4 गवाहों की ज़रूरत है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। फिर बेटा आप लोगों को दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, जिना के तहत पर्चा नहीं हुआ, FIR हुई है अंडर PPC, उसका फिर जनरल जो क्राइटेरिया है ना वो यही है जो आप लोगों को बताया कि जितने भी गवाह हैं जो भी हैं वो शहादत देने के अहल होंगे, हदूद के तहत FIR नहीं हुई। अब आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बैक हम हिस्ट्री में चलते हैं, 90 में चले जाएं आप लोग, 95 में चले जाएं, उस वक्त हद के पर्चे FIR होती थी। बल्कि ये एक एकेडमिक फिलासफिकल बेटा डिस्कशन है। कुछ फिर इसमें ज्यूरिस्ट ये कहते हैं कि जी रिडंडेंट हो चुका है,
बेटा रिडंडेंट क्या कि ऑप्शन आपके पास एग्जेक्टिव के पास एक से ज़्यादा है लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर उसमें बारीकियाँ आ जाती है ना, ये भी हकीकत है कि आप 4 गवाह जिन्होंने देखा हो अपनी आंखों से जिना के बारे में, रेप के बारे में, ये है बेटा सारी बातें। इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिला तो जब हम हदूद लॉज को देखेंगे ना, और उसमें जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है वो और आर्टिकल 3 और 17 को बेटा इकट्ठे पढ़ेंगे। अब इसमें पहले भी आप लोगों को बता दिया था बेटा जो फिनंशियल ट्रांजैक्शन है ना, उसमें 2 गवाह बता दिए गए और बाकी इसके अलावा कोई भी गवाह आ सकता है और अदालत उसकी शहादत ले सकती है। बेटा ये आपने सारी चीज़ें नोट कर लेनी है, इनको लिख लेना है। अब हम आ जाएं, अब बेटा ये जोर दिया था इस चीज़ पर कि गवाहों की अक़साम कितनी है। बेटा ये केस लॉ के ज़रिए अगर हम थोड़ी सी रिसर्च को देखें ना, लीगल रिसर्च को, गवाहों की अक़साम हैं जो हमारी ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लासिफिकेशन की है गवाहों की कि ये कौन सा गवाह है, ये कौन सा गवाह है। अब देखें ना, गवाह तो एक है, शख्स है, लेकिन जो उसमें खसूसियात हैं या वो जिस बेस पर पेश हो रहा है उस बेस या उस खसूसियात की बिना पर उस गवाह को एक नाम दिया गया है। अब वो क्या है देखें, जैसे पहले आप लोगों को बेटा शुरू में बताया था इसके गवाहों की वो उसके हिसाब से। अब देखें ना, फौजदारी हमारा क्रिमिनल केस है, प्रोसिक्यूशन विटनेस, अब कंप्लेनेंट ने अपने केस को साबित करने के लिए गवाह पेश करने हैं, वो खुद भी आता है और अपनी तायीद में दीगर गवाह भी पेश करता है। तो वेरी सिंपल, आप यही लिख दें कि जो प्रोसिक्यूशन केस को साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन साइड पर, जिसे हम PW1 अमूमन कहते हैं, गवाह पेश हो जाता है, उसे हम प्रोसिक्यूशन विटनेस कहते हैं। वेरी सिंपल। उसके बाद डिफेंस विटनेस। अब बेटा जो अक्यूज्ड साइड पे गवाह आता है, पहले बता चुका हूं कि 340, 342, 364 इन 3 प्रोविजंस को गौर से पढ़ लें अगेन एंड अगेन। बेटा ये इंतहाई अहम है। क्रिमिनल लॉ में बहुत दफ़ा सवाल पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी अक्सर ये सवाल आ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड हद से ज़्यादा अहम है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। अगर जज साहब से छोटी सी भी कोताही या गलती हुई, छोटे से मामले में ट्रायल डी नोवो हो जाता है, नल एंड वाइड हो जाता है कि जी मुल्जिम को सही एग्जामिन नहीं किया गया। वही बेटा आपको बता रहा हूँ, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस सारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर मुल्जिम की एग्जामिनेशन होती है, जिसे अमूमन हम 342 कहते हैं, कि जज साहब पूछते हैं कि जी ये शहादतें आपके खिलाफ आई हैं, आप क्या कहते हैं। फिर जज साहब का ये डायलॉग होता है अक्यूज के साथ कि क्या आप खुद गवाह अपनी फेवर में पेश करना चाहते हैं या खुद आप गवाह आना चाहते हैं टू डिसप्रूव द एलिगेशंस। अगर मुल्जिम खुद ऑन ओथ आ जाता है या वो शहादत पेश करना चाहता है, तो इस सेंस को, इन हालात को बेटा जो गवाह अब पेश हो रहे हैं मुल्जिम की साइड पर, उसे हम डिफेंस विटनेस कहेंगे। अब सिविल केस में भी यही है बेटा, कंप्लेनेंट विटनेस हम कहते हैं, डिफेंडेंट विटनेस कहते हैं, सॉरी प्लेंटिफ विटनेस। जो प्लेंटिफ साइड पे आ गया वो प्लेंटिफ विटनेस आ गया, जो ये डिफेंडेंट साइड पे आ गया उसे हम डिफेंडेंट विटनेस कहते हैं। फौजदारी केसेस में प्रोसिक्यूशन विटनेस होता है और डिफेंस विटनेस होता है। उसके बाद एक्सपर्ट विटनेस, वो आप लोगों को पहले बताया था बेटा, प्रोफेशनल विटनेस हो गए, जुडिशियल एक्सपर्ट एज अ विटनेस हो भाई वर्चू। आप देखें ना, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल और एक्सपीरियंस is believed to have expertise and specialized knowledge in a particular subject beyond that of the average person, sufficient that। अब देखें ना, सिविल का बेटा आप लोगों को बता रहे थे, जैसे फर्ज किया डैमेजेस का केस आ जाता है कि जी बिल्डिंग बनाई गई है, मिसाल ले रहा हूँ 10 करोड़ या 20 करोड़ की बिल्डिंग बनाई गई है, बिल्डिंग जल्दी गिर गई है। अब मालकों का इतराज़ है कि जी जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार जिसे कहा जाता है, इसने मटेरियल सही नहीं लगाया। उस पर फिर बेटा अदालत को एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। फिर अदालत
इसको बुला लेती है इंजीनियर को जो बहुत काबिल हो। इसके अलावा आप रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स को देख लें, मालियात जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। मिसाल दे रहा हूँ, 10 अरब का बिजनेस था, अब रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स आ गया, अब उसमें अकाउंट्स का मसला ज़्यादा आ रहा है, फिर ये बेटा चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह को अदालत अक्सर सिविल कोर्ट बुला लेती है कि जी आप हमारी मामनत करें रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स के मामलात में। फिर बेटा आई विटनेस, वेरी सिंपल, कि जिसने वकूए को अपनी आंख से देखा हो उसे बेटा हम आई विटनेस कहते हैं। अब उसमें आप देख लेना 69, 70 आर्टिकल्स को अगर हम देखें, गवाह की जो अहलियत है, जिसने देखा हो, सुना हो, समझा हो, डायरेक्ट एविडेंस। उसके बाद हॉस्टाइल आप लोगों को बताया था कि जैसे प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं ना, पहले उसकी 161 में सीआरपीसी शहादत कलम बंद हो गई, उसके बाद वो रिजाइल हो गया। चाइल्ड विटनेस का आप लोगों को बताया था बेटा, ये बहुत ही अहम सवाल है हमारे क्रिमिनल लॉ का, बहुत दफ़ा पूछा जाता है। अब गौर से देख लें बेटा, अगर बच्चा आता है ना अदालत में, मिसाल दे रहा हूँ आपको, 7 साल का है, 9 साल का है, 11 साल का है, अदालत उससे अमूमन पहले जनरल क्वेश्चन करती है, सवालात। बेटा आप कहाँ रहते हैं, कहाँ आपका घर है, आपके रिश्तेदार कौन कौन से हैं, अच्छा तो ये बताएं बेटा। ये छोटे छोटे सवाल अदालत करती है। अदालत बच्चे का जो मेंटल कैलिबर है ना, उससे मुतल्लिका एक अपनी असेसमेंट करती है कि क्या ये शहादत देने के लायक है, क्या ये समझता है। वही बात रैशनल आंसर, बेटा वो रैशनल आंसर फिर एज के हिसाब से है। हाँ कि आप देखें ना, अक्ल सलीम तो बच्चे की नहीं हो सकती, लेकिन उसी हालात व वाक़यात के मुताबिक, फर्ज क्या 376 है हमारा पीपीसी का या 377, उन हालात ने फिर अदालत ने पहले बच्चे की वो एक जनरल असेसमेंट करनी है, उसकी मेंटेलिटी की, फिर वो अदालत लिखती है सवालात। अब ये हो गया बच्चे का। वही अगेन गुजारिश कर रहा हूँ, बच्चा आ गया, उम्र है 8 साल, 10 साल, 12 साल, अदालत ने पहले अपनी जनरल असेसमेंट करनी है। फिर इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है जो ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ने हेल्ड किया है, वो बेटा ये है कि जो बच्चे से सवालात किए गए अदालत उन्हें कलम बंद करेगी, फिर अपनी असेसमेंट देगी कि बच्चे से ये पूछा गया और बच्चे ने ये जवाब दे दिया। उसके बाद फिर अदालत डिसाइड करती है कि क्या इसे बतौर विटनेस आना चाहिए। अब देखें ना मजे की बात, ओथ तो बच्चे का हो नहीं सकता, ना ही होना चाहिए। अब देखें ना, ओथ में बहुत हद तक खौफ खुदा का एलिमेंट आ जाता है, जिस भी मजहब से इंसान ताल्लुक रखता हो। बच्चा अब ओथ से बरियोजिमा हो गया, बाकी फिर अदालत ने उसकी अहलियत देखनी है। फिर इसको ना बहुत एहतियात से देखा जाता है बच्चे की शहादत को, कि कहीं से वो क्या कहते हैं कि कोचिंग तो बच्चे की नहीं की गई, इसे सिखाया समझाया तो नहीं किया कि आपने बेटा ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे करना है। वो फिर बेटा अदालत की सवाबदीद है, जिम्मेदारी है। अब डम्ब विटनेस कौन सा है? डम्ब विटनेस जो बोल नहीं सकता, जिसे बेटा अमूमन हम गूंगा कहते हैं। गूंगा इंसान है, नहीं बोल सकता। उसका फिर तरीकाकार क्या है, जो जनरली बेटा मेरी प्रैक्टिस में आया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी दफ़ा खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है। कैसे? अब गूंगा आ जाता है, उस पर फिर जो स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, तकरीबन हर तहसील और ज़िले में स्कूल हैं, वहाँ से किसी उस्ताद साहब को या किसी लेडी टीचर हैं मोहतरमा या मेल टीचर हैं, उनको बुला लो गवाह के हिसाब से। तो वो गवाह से सवाल पूछते हैं, वो ख़ास इशारों के ज़रिए गवाह जवाब देता है। फिर जो वो स्पेशल एजुकेशन से बंदा आता है, वो फिर वो उसको इंटरप्रेट करता है कि इस सवाल का ये जवाब है, इसका ये जवाब है। इस तरीके से डम्ब विटनेस की बेटा शहादत होती है। अब नेक्स्ट चलें, चांस विटनेस, इंतहाई अहम, गौर से देख लें। इफ बाई कोइंसाइड और चांस अ पर्सन हैपन टू बी एट प्लेस अकरेंस एट द टाइम इट इज टेकिंग प्लेस। आप देखें, पता है क्या, गौर से सुन लें इस बात को। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, 2 लोग हैं, अकरम है, असलम है, अपने दिहात से गांव से गए हैं शहर में किसी काम के सिलसिले में। आगे इनके जो मुखालिफ या दुश्मन लोग हैं वो मिल गए, इनको आपस में कोई जैसे हार्ट डिस्कशन होती है,
कोई मामला इनका हुआ, गुस्से में आ गए तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, इवन देन मर्डर भी हो जाते हैं। अब इसमें जो लोग घर से गए हैं, मिसाल ले रहा हूँ बेटा आप लोगों को, इत्तेफाकन इनका कोई जानने वाला रिश्तेदार या कोई बहुत करीबी आदमी, बेटा मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमेशा चांस फिटनेस आपके जहन में आ जाए। अब जो लोग घर से निकले हैं, कंप्लेनेंट पार्टी आप कह सकते हैं, इनका मुल्जमान के साथ कहीं मुलाकात हो गई, कहीं झगड़ा हो गया, कोई कत्ल हो गया या कोई जख्मी हो गया, तो इनका जो विटनेस है, इनका कोई करीबी आदमी है, मिसाल दे रहे हैं बेटा पहले जानने वाला, वो अब प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जाता है। सबसे पहला अदालत का इम्तिहान, अदालत के लिए पहला सवाल आता है, क्या गवाह मौका पर मौजूद थे? अब कौन से गवाह? अब इंजर्ड तो हो गया ना, या डिसीज्ड भी हो गया, डिसीज्ड जिसे हम कहते हैं, मकतूल जो मर गया। अब चांस विटनेस वो हो जिसे कंप्लेनेंट ने लिखवाया है, क्या ये उस वक्त उस जगह पर मौजूद था? अगर मौजूद था तो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे। बेटा फिर जनरली हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि वकूआ 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर होता है, कंप्लेनेंट पार्टी अपने भाई को लिखवा देते हैं, अपने दीगर रिश्तेदार को, फर्स्ट कज़न वगैरह को लिखवा देते हैं कि जी ये मेरे साथ मौके पे मौजूद थे। कोई भी किसी भी हवाले से इनकी कोई एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं, लेकिन अदालत ने ये देखना है कि चांस विटनेस कैसे मौजूद था। बेटा ये है चांस विटनेस। अब देखें ना, a person happens to be at place of occurrence at the time it is taking place, he is called a chance witness। कि जी ये बंदा कैसे मौजूद था, वहां कर क्या रहा था। अब इसके पीछे बेटा रीजन, लॉजिक, साइंस क्या है? साइंस सिर्फ यही है कि इसका मौके पर मौजूद होना, इसकी क्या वजह थी। फिर आप आ जाएं एक्कम्प्लिस विटनेस पर। बेटा एक्कम्प्लिस विटनेस आर्टिकल 16 को हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला QSO में, और 337, 338, 339 CRPC को हम देखेंगे। वही बात कि एक्कम्प्लिस विटनेस वो है जो वादा माफ गवाह, जो इकबाल कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है अपने ऑफेंस को, इस शर्त पर कि वो प्रोसिक्यूशन केस में मामनत करेगा प्रोसिक्यूशन की। होता वो मुल्जिम ही है, लेकिन इसकी वजह, रीजन, लॉजिक बेटा क्या है? एक्कम्प्लिस विटनेस क्यों बनाया जाता है? कि जी पता चले, असल मुल्जमान सामने आ जाएं। इसका फिर बेटा बाद में देखेंगे क्योंकि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। आइडेंटिफिकेशन विटनेस क्या है? ये witness and eyewitness identification evidence is received from a witness who has actually seen an event and can so testify in court। बेटा अब देखें ना, आइडेंटिफिकेशन विटनेस जो शनाख्त का मुल्जिम है, जिसने शनाख्त किया। अब इसको ना थोड़ा सा इन एक्सप्लेन देख लें। बेटा ये वकूआ हो गया, अकरेंस, उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन होती है। डेड बॉडी की आप देख लें, या रिकवरीज होती हैं मुल्जमान से। इस सिनेरियो में आइडेंटिफिकेशन विटनेस को आप देख लें। फिर इंटरेस्टेड विटनेस क्या है? बेटा इंटरेस्टेड विटनेस वो होता है जो मुस्तगीज पार्टी के साथ, कंप्लेनेंट के आप साइड कह सकते हैं या प्लेंटिफ साइड समझ सकते हैं, उसके साथ होता है। कैसे, किन हालात में? इज वन हु इज इंटरेस्टेड इन सिक्योरिंग कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन। अब ये सिर्फ क्रिमिनल केस की बात हो रही है, हालांकि इंटरेस्टेड विटनेस सिविल केस में भी देखा जाता है। उसकी यार्ड स्टेक कि ये सिविल केस को बेटा आप समझ लेना कि प्लेंटिफ साइड पे आखिर यही गवाह हर दफ़ा क्यों आ रहे हैं। प्लेंटिफ के पास क्या कोई और गवाह नहीं है? बेटा ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। सिविल केसेस में भी 10-10, 15-15, 20-20 केसेस एक एक पार्टी दूसरे के खिलाफ करती है। अब गवाह तकरीबन एक आ रहे होते हैं, उसमें फिर अदालत ने देखना होता है कि क्या ये इंटरेस्टेड विटनेस तो नहीं है। लेकिन इसमें बेटा 11 नंबर पॉइंट में आप देख लें, ये हमारा प्योरली क्रिमिनल मैटर है। अब देखें, हु इज इंटरेस्टेड इन सिक्योरिंग कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन आउट ऑफ वेंजेनेंस और एनिमिटी, मुखालफत, बुग़्ज़, दुश्मनी। अब कंप्लेनेंट का गवाह तो बन गया, लेकिन बुग़्ज़ है इसके दिमाग और जहन में, मुल्जमान के खिलाफ कोई दुश्मनी है।
इन हालात में अदालत ने ये यार्ड स्टिक देखनी होती है। बेटा उसके बाद आखिरी हमारे 2 रह गए, उसको भी हम देख लेते हैं। अब ये वाजी टक्कर अक्सर पूछा जाता है कि वाजी टक्कर विटनेस कौन है। ये प्योरली इसका तो नहीं है लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़बान का, लेकिन एक कस्टमरी हमारे यहाँ अदालत ने भी काफ़ी इन अल्फाज को इस्तेमाल किया है कि इस्लाम में भी इसको है। अब सिंपल सुन लें, आर्टिकल 20 हमारा QSO का, इज़ अ विटनेस हु केम अक्रॉस अ वे वेयर ही सा अ पर्सन कमिंग आउट ऑफ दैट प्लेस वेयर द इंसिडेंट हैड कमिटेड। अब सुने, अब बेटा देखें, 2 दोस्त हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, उनका कोई मैटर है, फर्ज क्या लेन देन का कोई भी है। अब दोनों किसी घर में चले गए, घर खाली था, मिसाल दे रहा हूं बेटा आपको। अब इनकी आपस में कोई झगड़ा हो गया, इनका आपस में। अब एक ने पिस्टल निकाल के दूसरे को कत्ल कर दिया, फायरिंग हुई। अब जिसने कत्ल किया वो फौरन इस घर से भागता है। जो ही वो दरवाजे से निकलता है, कोई बंदा देख लेता है उसको निकलते हुए या उसके हाथ में पिस्टल था। इस मिसाल को बेटा सिर्फ इस हद तक ही देख लें, ये हमारा वाजी टक्कर विटनेस कहलाएगा। अब इसकी आप एविडेंशियरी वैल्यू देख लें। एविडेंस ऑफ वाजी टक्कर इज वीक एंड इनफर्म एविडेंस, कमजोर है बेटा, ये ना कमजोर समझी जाती है कानून की नजर में। आम तौर पर या बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि जी इसको आप बहुत गौर से देखें, जो ऑनरेबल कोर्ट के लिए डायरेक्शन है ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट की तरफ से कि इसको बहुत गौर से देखें। क्या प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को मजबूत करने के लिए तो ऐसा नहीं किया, इस वजह से इसका नाम दे दिया गया हो। बेटा चांस विटनेस आप लोगों को बता दिया था। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आर्टिकल 3 और 17 और इन गवाहन की अक़साम सारी की सारी बयान कर दी गई हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम चलेंगे प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन पर। बेटा वो भी हद से ज़्यादा अहम है। आर्टिकल 4 से लेकर हम जाएंगे 15 तक, उसके बाद 16 एकम्प्लेस वाला अच्छे तरीके से देखेंगे। 17 अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, फिर हम रेलिवेंसी पे नेक्स्ट जाएंगे। और आखिर में यही गुजारिश करूंगा बेटा, ये सारे नोट्स बना लें, जो बात चीज़ समझ ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा। चाहे आप लोग अपना बेहतरीन सवाल लिख लें, वो एक आप लोगों का टेस्ट होगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा बेटा, वो मैं इंशाल्लाह ताला चेक करके ना आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ रह गई है या क्या क्या मज़ीद आनी चाहिए थी। इन गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।